हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजीत सर। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा गया ACTS। ACTS यह एक ग्रुप है। इस ग्रुप में मतलब एजुकेशन बेस की डिस्कस की जाती है। यहाँ पे क्लास 9th 10th 11th 12th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। ये संस्था मेरे द्वारा चलाई जाती है और आज हम सब एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब हम सब अब ऑनलाइन के माध्यम से जितना कोर्स है वो सभी को कंप्लीट करेंगे। यानी क्लास 10th के जितने कोर्सेज हैं, मतलब सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट को C10th के सभी सब्जेक्ट को अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी आपके सामने हम साइंस के इम्पोर्टेंस यानी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसमें फिजिक्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, मतलब जितने बिहार बोर्ड अक्सर हर एक बार रिपीटेशन करता है उस क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चन का एक सारांश एक ग्रुप लेकर आया है। और इसमें वैसे क्वेश्चन हैं जो कई बार बिहार बोर्ड उसका रिपीटेशन कराता है। अगर ये इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 फिजिक्स का इम्पोर्टेंस 100 क्वेश्चन VBI मस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100। इन 100 क्वेश्चनों का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, अगर इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छी तरह से रिवीजन करने के बाद आप में इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जिसमें से आप फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस सभी क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब सभी क्वेश्चन जो होंगे, अगर बिहार बोर्ड पूछता भी है ना, तो इन सब 100 क्वेश्चनों में से ही पूछेगा। और यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इन 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होने के बाद सेकंड केमिस्ट्री के लेकर आएंगे। अभी हम आपके सामने फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं जिसकी संख्या 100 है। इसके बाद केमिस्ट्री का, इसके बाद बायोलॉजी का, ऐसे कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए ध्यान से। करें किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बच्चों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक अवतल दर्पण जिसके बाहरी भाग क्लई की गई होती है, साथ ही साथ इसका परावर्तक सतह जो होता है केंद्र की ओर होता है। तो इसमें ना 6 कंडीशन पढ़ने को मिलता है और ये दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहा है, और आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में बढ़ता है जब वस्तु F और P के बीच होता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखी जाती है, ध्रुव यानी दर्पण, तब जाके इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनता है। जिस कारण से इस प्रश्न का सही जवाब और सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी दर्पण और उसके फोकस के बीच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन 2 जो है ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि बच्चों उत्तल जो दर्पण है जिसकी आंतरिक भाग क्लई की गई होती है और इसका परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत होता है, और इसमें हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना वो आभासी बनता है, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। और देखिए आभासी होता है, सीधा होता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि उत्तल दर्पण से बना उत्प्रतिबिंब होता है, हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करे किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी हम आपको बताएं एक बात, और आप ध्यान से समझिए कि कोई भी जितने भी दर्पण होते हैं ना,
सभी दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्यों ना वो समतल हो, समतल भी आभासी काल्पनिक बनाता है, उत्तल भी आभासी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण भी आभासी बनाता है। इस कारण से आभासी सभी प्रकार के दर्पण जो होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस कारण से इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आपको हम बताए हैं कि जितने दर्पण हैं, दर्पण सभी दर्पण कौन सा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जितना भी दर्पण है, समतल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी प्रकार के दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर आभासी को आप जानते भी, एक काल्पनिक प्रतिबिंब भी कही जाती है। इस तरह से ऑप्शन डी, 3 का डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने के लिए किसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए हजामती क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। जब छोटे छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है तो इसका मतलब ये कि ये जो दर्पण है इसमें किसी वस्तु को कहाँ रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब आभासी बनाए और सीधा बनाए। तो आपको बताएं कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है और एक ही कंडीशन है जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बाकी 5 कंडीशनों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। एक कंडीशन ये है कि दर्पण के पी ध्रुव और एफ के बीच जब वस्तु को रखी जाती है तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में लिखा गया है पी एफ और पी के बीच, यानी अवतल दर्पण में किसी वस्तु को एफ और पी पर रखी जाती है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से गाइस ऑप्शन जो सही हुआ ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ बराबर जो होता है वो r/2 होता है, r/2 होता है। तो इनमें दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या यानी r का मान जो होता है 2f होता है, क्रॉस गुण मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r का मान मिलेगा 2f। तो दुगुना कौन है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो कह रहे वक्रता त्रिज्या डैश होती है तो फोकस दूरी के दुगनी होती है, तो जिस कारण से यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुआ। चलिए अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड कई बार इस क्वेश्चनों को पूछता रहता है और पूछा भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी बताएं आपको हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह है, अभी बताएं हम आपको कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण। चलो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चनों को समझते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस यानी अवतल दर्पण के सामने एफ पर रखी जाती है और ध्रुव के बीच, फिर आ गया बात एफ और पी के बीच, और एफ और पी के बीच रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आवर्धित बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो कह रहा है किस प्रकार का प्रतिबिंब बने, अभी बताएं। आभासी बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी है काल्पनिक और सीधा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी काल्पनिक और सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, देखिए जो मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी मतलब अब जो मोटर से गाड़ी चलता है जैसे 4 चक्का हो गया, जितने भी वाहक हो गए है ना,
चाहे 2 चक्का हो गया, मोटर से चलने वाला, मोटर गाड़ी आप समझते ही होंगे, है ना, चाहे कोई कार हो गया, तो मोटर गाड़ी के चालक, चालक मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवर के साइड में यानी सामने एक दर्पण लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो गाड़ी हो गया, इस गाड़ी के साइड में एक दर्पण लगा रहता है, और ये जो दर्पण होता है, ये गाड़ी के साइड में एक दर्पण लगा रहता है। ये जो दर्पण होता है ये क्या करता है, पीछे बहुत भीड़ भड़ाका होता है तो बहुत बड़े बड़े गाड़ी भी पीछे से आते हैं, तो बड़े बड़े चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, और बड़े बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखाने वाला दर्पण कौन सा है जी? तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 एकदम सिंपल सी और साधारण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से आप समझिए। देखिए कह रहा है कि जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन करता है, तो नियमित रूप से प्रकाश का प्रवर्तन करने वाला एक ही पदार्थ है, वो पदार्थ क्या है? तो वो है दर्पण। दर्पण से प्रकाश का नियमित प्रवर्तन होता है, दर्पण से प्रकाश का नियमित प्रवर्तन होता है। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। देखिए हम आपको पहले बताएं कि उत्तल दर्पण जो होता है ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और ये हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु के सापेक्ष हमेशा छोटा बनाता है, हमेशा छोटा, तो काल्पनिक और छोटा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखिए विद्यार्थी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि जो हम बोल रहे हैं उस बात पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बट थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, नॉमिनिकल क्वेश्चन है, ये आंकिक प्रश्न है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी एफ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करे। वक्रता त्रिज्या मतलब होता है आर, और हम सब जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f। तो इस तरह से 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12 गुना के 24, जो हम लोग को ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रता त्रिज्या कितनी होगी जी? तो 12 गुना के 24 दुगनी हो जाती है। चलिए विद्यार्थी आगे ध्यान देते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी एफ का मान 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने इतना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु यू का मान दे दिया है, यू का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है तो उसके द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब भी का मान निकालिए, और भी निकालने के दर्पण सूत्र अप्लाई कीजिएगा। दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब 1/v यहाँ पे v का मान रखिएगा तो 1/10 बराबर यहाँ पे v का मान 1/v, f का मान 10 हो गया, आप प्लस यहाँ पे 1/20 हो जाएगा, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका मान भी 20 ही आएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम लेने से, कैलकुलेट करने की वजह से इसका आंसर भी 20 आएगा, यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, तभी बनता है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, ठीक है। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब
और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? तो वक्रता केंद्र पर बनता है, सी पर बनता है, सी पर बनता है। सी पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर वस्तु के बराबर बनता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। देखिए क्वेश्चन 13 कह रहा है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी एक वस्तु का प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, बी का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर की, कह रहा है एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, अच्छा सॉरी, यू का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, वस्तु प्रतिबिंब दर्पण 30 सेंटीमीटर कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर वस्तु है तो आवर्धन क्या होगा? देखिए आवर्धन बराबर यहाँ पे दे दिया है वस्तु दूरी दिया था 5, इसी साइड प्रतिबिंब भी रखा है, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब आवर्धन निकालना है, m बराबर होता है HI अपॉन HO, तो इस कारण से यहाँ पे HI का मतलब यानी V माइनस V अपॉन U होता है, तो यहाँ पे रखिएगा तो 30 बाटा में 5 कट जाएगा तो 6 × 30, यानी सही जवाब ऑप्शन बी माइनस में होगा। इसका जवाब जो होगा वो किस में होगा? माइनस में होगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को पता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कही जाती है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कही जाती है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कही जाती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कही जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा, अभी बताया आपको कि वो उत्तल दर्पण है जो हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण जी? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो 15 तक कंप्लीट हो गया। आगे ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति में रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो एक ही कंडीशन है, जब कोई उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, तो एक सामने यहाँ F1 होता है, इधर F2 होता है, इधर C1 होता है, जहाँ 2F1 भी कहा जाता है, 2F1 और 2F2 होता है। तो कह रहा है कि जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर प्रतिबिंब है, लेकिन उल्टा बन रहा है। तो कह रहा है तो कितनी दूरी पर? फोकस की दुगनी दूरी पर रखी जाती है लेंस तथा उसके फोकस के बीच। उसके बाद कह रहा है कि फोकस पर, ऑप्शन सी कह रहा है फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, जिसका आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, देखिए यहाँ पे एक टाइपिंग करने में हमसे मिस्टेक हो गया है, जो छूट गया है। ये ऑप्शन ए में होगा ए पर, ऑप्शन बी होगा एफ से कम दूरी पर। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हुआ है गाइज, तो इसके लिए खेद है। चलिए ऑप्शन ए देखिए ए पर, और ऑप्शन बी में होगा एफ से कम दूरी पर, एफ से कम दूरी पर। अब तो यह कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक बात है, हम आपको बताएं, जैसे अवतल दर्पण में हम लोग समझे थे कि P और F के बीच जब वस्तु रखी जाती है तो काल्पनिक बनता है। उसी तरह से उत्तल लेंस जौन होता है ना, इसमें वस्तु को F यहाँ पे प्रकाशिकी केंद्र के बीच में रखी जाती है, तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। इस तरह से F से कम दूरी पर रखी जाती है, F से कम दूरी पर रखिएगा तब जाके बनेगा कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? तब जाके उत्तल लेंस जौन है वो बनाएगा कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। कब? जब F से कम दूरी पर रखिएगा तब। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिए, बहुत जबरदस्त है क्वेश्चन गाइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, देखिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। एक स्वस्थ आंख कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को देख सकता है, इससे कम होगा तो नहीं देख सकता है, इससे अधिक होगा तो देख सकता है, इससे कम 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो नहीं देख पाएगा, ठीक। और अनंत के लिए, स्वस्थ आंख के लिए अनंत दूर तक ले देख सकता है। तो विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ना बिहार बोर्ड के बहुपौती क्वेश्चन माने जाते हैं, मतलब कई बार ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, चलिए अब बात आगे थोड़ा दृष्टि दोष से क्वेश्चन चल रहा है। दृष्टि दोष हम आपको बता देना चाहते हैं कि दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से, जरा दृष्टि दोष का निवारण द्विफोकल लेंस से, ठीक, और अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार से किया जाता है। आप ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। निकट का अवतल से, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष का उत्तल लेंस से, जरा दृष्टि दोष का द्विफोकल लेंस से, अबिंदुकता का निवारण जो होता है वो बेलनाकार लेंस से होता है। इस कारण से अब देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया जाता है। अभी बताया जरा दृष्टि दोष को द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, बहुत जगह से क्वेश्चन है जो अभी बताए थे आपको। किस दृष्टि दोष का निवारण के लिए उत्तल लेंस, उत्तल यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीला प्रकाश में लाल गुलाब कैसा दिखाई देगा। एगो लाल गुलाब है, ठीक है, लाल गुलाब मान लेते हैं, बीच में रख देते हैं, लग गया है कांच नीला, तब ये दिखाई कैसे देगा। अंदर लाल है, इधर नीला है, तो ना लाल और नीला दोनों मिलेगा तो आखिर दिखाई क्या देगा। अब तो इसका सही जवाब, अब ये जो वस्तु है ना वो दिखाई तो देगा, तो कैसे देगा बताइए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आखिर दिखाई कैसे देगा। नीला कहने का मतलब नीला ब्लू और प्लस यहाँ पे रेड, ब्लू और रेड, तो ये मिलेगा तो क्या बनेगा। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा समझते हैं। तीन गो यहाँ पे तीन जो कलर होते हैं जिसको मूल वर्ण बोला जाता है, RBG। अब थोड़ा समझिए RBG क्या है कि RBG कहने का मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन कलर है। जब ये दोनों मिलता है तो मैजेंटा बनाता है, ये दोनों मिलता है तो पीला येलो बनाता है, और ये जो दोनों मिलता है तो सियान कलर बनाता है। तो कह रहा है कि जब ये लाल नीला, ब्लू और लाल गुलाब को देखा जाए तो आखिर देखिए जो लाल होगा ना उसको देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो लाल गुलाब जो होगा ना नीले प्रकाश में जाकर कैसा दिखाई देगा, तो वो काला दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लाल जो है क्या कहलाता है, तो मूल वर्ण अभी बताए हम RBG जो है ना ये मूल रंग है, यानी टीवी जो होता है रंगीन टीवी होता है, तो रंगीन टीवी में RBG कलर होता है, जिस कारण से वो जो भी होता है पिक्चर जो चलता है वो आपका कलरिंग दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, प्रिज्म से संबंधित है। आपको बता देना चाहते हैं कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म 5 सतहों से मिलकर बना होता है, ठीक है, और 5 सतहों में इसमें से 5 सतहों से मिलकर बना होता है, जिसमें से 3 जो होता है आयताकार होता है और 2 जो होता है त्रिभुजकार होता है, ठीक है। यानी टोटल ये 5 सतहों से मिलकर बना होता है, और इससे प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, ये घटनाएं घटित होती है। चलिए, और वन विक्षेपण की भी घटना घटित होती है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कर रहा है प्रिज्म में प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो जाता है, सीधी सी क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है कि प्रकाश के विक्षेपण होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर हो रहा होगा, पूरा क्लियर हो रहा है। आगे बढ़िए, कह रहा है पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
मुख्य अवशोषित करते हैं। अब देखिए हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कौन सा रंग को वो ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए आप विबजियोर का तो आप नाम सुने भी होंगे, ये 7 रंग हो गया विबजियोर, ठीक है। तो ये विबजियोर में वायलेट और रेड, ठीक है, वी और आर को प्रकाश को ये क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रही होगी। चलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपके साथ आपके क्लासमेट के आपके दोस्त जितने भी हैं वो सभी इस वीडियो को देखें और समझें ताकि उनका फिजिक्स कंप्लीट हो जाए। देखिए इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा तो इस तरह से आपका एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार देख लीजिए, हाँ 2-3 बार देखिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरा इसको चलाकर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। चलो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ रही है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, जब लाल फूल को हरे रंग के कांच में के टुकड़े में देखा जाता है तो पीला प्रतीत होता है। ठीक है, कैसा प्रतीत होता है जी, कह रहा है ना कि रेड को रेड, बी ब्लू और यहाँ पे हो जाता है ग्रीन। ठीक है, अब ये दोनों को मिलने की वजह से पीला येलो का निर्माण होता है, येलो कलर बनता है। इस तरह से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। चलो विद्यार्थी आगे देख लो 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सफ़ेद पर्दे पर लाल और हरे रंग के प्रकाश पुंज एक ही जगह पड़ता है, पर्दे के निम्न में से कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा, पीला दिखाई देगा। अभी बताएं हम आपको, यही क्वेश्चन था, इसी तरह क्वेश्चन आया था। चलिए विद्यार्थी तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 27, कह रहा है प्रकाश के किस वन के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आपको पता है। जब प्रकाश के वन विक्षेपण की घटना घटित होती है, प्रकाश 7 अवयवी रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसमें से लाल रंग ऊपर होता है, अब बैगनी रंग नीचे होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का तो लाल का कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। चलिए तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को ना एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। ये वाला सिंबल होता है एंगस्ट्रॉम, 1 की पावर डिग्री होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, यानी प्रकाश जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन 29 कह रहा है कि क्वेश्चन 29 में है श्वेत प्रकाश में, श्वेत जो प्रकाश है उस श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। विबजियोर GOYOR विबजियोर, ये 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है। तो लेंस की क्षमता का जो होता है P बराबर होता है 1/f। अब यहाँ पे देखिएगा तो f जो है दूरी है तो 1/मीटर, या एक तरह के मीटर इन्वर्स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी को डायोप्टर बोला जाता है, जिसे कैपिटल D द्वारा व्यक्त किया जाता है लेंस की क्षमता को। लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, और एम के मात्रक जो होता है मीटर इन्वर्स या 1/मीटर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका सही आंसर आपको देखने को मिला है ऑप्शन बी में। तो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन किसका होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, क्योंकि बैगनी जो होता है ना वो सबसे नीचे होता है, नीचे जो होता है सबसे नीचे वायलेट होता है और ऊपर रेड होता है। तो सबसे अधिक विचलन होता है किसका है, तो बैगनी का होता है। तो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलिए कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। आपको बता देना चाहते हैं कि जब अवतल है तो इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी और उत्तल रहता है तो इसकी क्षमता धनात्मक होगी। देखिए अब जब सेंटीमीटर हम सब जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f, लेकिन कब, जब मीटर में होता है, वही सेंटीमीटर में होता है तो 100/f, तो 100 ऊपर हो जाएगा और f के मान हो जाएगा -20 कट जाएगा 5 बार में, यानी -5 डायोप्टर होगा, -5 डायोप्टर होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में है -5 डायोप्टर। आगे बढ़िए, चलिए आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि एक लेंस की क्षमता जो है वो -2 डायोप्टर है, तो उसकी दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे लेंस की P बराबर होता है, f दूरी पूछ रहा है तो f बराबर होगा 1/p, तो 1/-2, अब भाग लगेगा तो 0.5 आएगा, -0.5 मीटर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में इसका जवाब आ रहा है -0.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर
अब क्वेश्चन नंबर कितना को देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है P बराबर 1/f। तो यहाँ पे देखिएगा ये एक दूसरे से उल्टा है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम से, फोकस दूरी के व्युत्क्रम से व्यक्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान दिए। मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग को बनाता है? तो रेटिना बनाता है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है जी? तो रेटिना पर बनाता है, क्योंकि रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलो विद्यार्थी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36, ये 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला, जो मानव नेत्र है, इस नेत्र के अंदर जो आई हो गया, तो ये आइरिस होता है, ये श्वेत भाग होता है, श्वेत पटल होता है, और ये वाला भाग जो होता है आइरिस होता है, ये बीच में पुतली होता है। तो आइरिस का 3 कलर हो सकता है, 3 कलर का होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है और ब्राउन होता है। ठीक है, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। ब्लैक होता है, ब्लैक यानी काला, आइरिस का काला होता है, ब्राउन होता है, काला होता है, काला हो जाएगा, फिर से नीला भी होता है, ब्लू भी होता है और ब्राउन भी होता है। आप देख सकते हैं ब्राउन जो है, जैसे ऋतिक रोशन का जो आई है, आँख है, उसका जो आइरिस का जो कलर है वो ब्राउन है। नाग नागिन का आप देखे होंगे, नागिन वागिन का, चाहे कोई चुड़ैल उड़ैल का पिक्चर में आप देखे होंगे कि आइरिस का जो कलर है वो कैसा होता है, नीला भी होता है, और हम लोग जनरली लोगों को तो काला होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइरिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुतली का आकार का नियंत्रण करने वाला कौन होता है? आइरिस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो विद्यार्थी आगे देखते हैं, आगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र के उस गुण जो भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तु रखने में मदद करता है, ठीक है, उसे कही जाती है, तो उसे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कही जाती है। कह रहा है नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर फोकस करने में मदद करता है। तो लेंस के समंजन क्षमता ही ऐसा होता है, जो अलग अलग दूरियों पर अगर वस्तु रखी गई है तो उसको देखने में वो क्या करता है? मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। जो दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि का निवारण जो किया जाता है, किससे किया जाता है? देखिए, दूर दृष्टि मतलब दूर हो गया तो दूर की वस्तु स्पष्ट देखेगा, निकट की ना दिखेगा। निकट वाला है, निकट वाला देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में होगा क्या? साफ साफ दूर की वस्तु को देखेगा, नजदीक की नहीं। दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अभी ये क्वेश्चन था निकट में 25 सेंटीमीटर, लेकिन ये कह रहा है वयस्क मनुष्य के नेत्र के दूरतम बिंदु, आगे ना अनंत बताए थे आपको, अनंत होता है, दूरतम बिंदु जो होगा अनंत होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है स्नेल के नियम से संबंधित। स्नेल के नियम कहता है कि पहले माध्यम में μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। अब इसी का एक्सपेंशन करने से हमें मिलता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि म्यू बराबर साइन आई संबंध कर रहा है स्नेल के नियम में, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन को डालता है। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। विद्युत धारा की माप करने वाला एम्पियर होता है। एम्पियर द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है, जिसे कैपिटल ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। और आपको बता देना चाहते हैं आई बराबर होता है विद्युत धारा के लिए आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी इसका और एक और मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति सेकेंड। चलिए विद्यार्थी आगे देखते हैं। देखिए प्रतिरोध के बारे में सबसे पहले बताने वाले ओम साहब थे, जज साइमन ओम, जो 1826 ईस्वी में बताए थे और ओम के नियम दिए। इस तरह से प्रतिरोध जो था एक ओमीय नियतांक था, इसलिए उसका प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम ही घोषित कर दिया गया। और ओम का सिंबल जो होता है ऐसे होता है, ओम को प्रतिरोध को आर द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैपिटल आर द्वारा। इस तरह सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। चलिए आगे बात आ गया विद्युत शक्ति को पी द्वारा व्यक्त किया जाता है। पी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन टी कृत कार्य बटा समय। तो यहाँ पे जूल हो जाएगा, इसका सेकंड भी होगा, और जूल प्रति सेकंड को मिलाकर वाट बोला जाता है, वाट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विद्युत शक्ति हो गया इसका मात्रक जो होगा वाट होगा, ऑप्शन सी। चलो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जूल कह रहा है, जूल ऊपर हो जाएगा, आप प्रति के लिए बटा सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड यहाँ पे हो जा रहा है, इसका ये दिया है तो जूल यानी डब्लू हो जाएगा, और नीचे जो है समय है तो टाइम हो जाएगा, पी अपॉन टी, ये पी होता है, डब्लू अपॉन टी पी होता है, आप पी को कहते हैं विद्युत शक्ति।
ठीक है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, यानी 1 वाट। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, कह रहा है किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा। अब देखिए जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को आपस में मिलने की वजह से आवेश का निर्माण होता है, आवेश के मिलने की वजह से धारा की प्रवाही होती है। जब आवेशों का स्थानांतरण होता है तभी तो धारा बहता है। तो आवेश यानी आप जानते भी है कि एक आवेश आप जानते भी है कि 1 कूलम बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। सॉरी यहाँ पे जो होता है आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश होता है, माइनस में होता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है ना वो विद्युत धारा होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि R1 और R2 प्रतिरोध समानांतर क्रम से नियोजित है। देखिए जब समानांतर क्रम से नियोजित होता है तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 + R2 + R3 ... Rn। अब वही जो श्रेणी क्रम होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे देखिए ये पार्श्व क्रम को ना समानांतर क्रम भी कही जाती है। तो समानांतर क्रम के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2 और ... Rn हो जाएगा। चलो विद्यार्थी आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन 1 कूलम तुल्य होता है। कूलम का मतलब Q और Q बराबर होता है I × T। ठीक है, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का ही तो मात्रा कूलम होता है ना, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, AI यानी एम्पियर, और समय के लिए सेकेंड हो जाएगा। तो एम्पियर सेकेंड ऑप्शन बी देख सकते हैं। चलो विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर रहा है कि धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। धारा के मान को कौन व्यक्त करता है? एमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसके सहायता से विद्युत धारा की माप की जाती है। तो गाइज कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए 49 कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने जो किया गया कार्य होता है वह निम्नलिखित में विभवांतर होता है। जी कितना सिंपल है। कह रहा है 2 निश्चित बिंदुओं के बीच जो कृत कार्य की जाती है तो आप विभव होता है, विभव यानी विभवांतर W/Q होता है। तो आवेशों का स्थानांतरण यानी V बराबर होता है W/Q। तो 49 कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 50 नंबर क्वेश्चन। अब आपको बताएं धारा यानी I बराबर होता है Q/T यानी ऊपर कूलम हो जाएगा, नीचे सेकेंड हो जाएगा। तो 1 एम्पियर बटा कूलम प्रति सेकेंड, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए को। तो अब क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 51 नंबर क्वेश्चन, और 51 नंबर क्वेश्चन में है कि 100 वाट। देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ P का मान जो दिया है वो 100 वाट दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देखिए V के वाट के एक बल्ब को इतना विद्युत इतना वोल्ट, ये विभव का मान है, V का मान है 250 वोल्ट और से जुड़ा जाता है। इसमें धारा की प्रवाह की गणना करना है। तो यहाँ पे धारा का मान निकालना है। तो एक हम लोग जानते हैं H बराबर होता है जूल के नियम के अनुसार I² RT। ठीक, ओम के नियम, ठीक, ओम के नियम कहता है कि V बराबर होता है I × R। ठीक है, और यही W में कन्वर्ट करता है और P बराबर होता है W/T। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो T से T I² R मिलेगा। ठीक, यानी P के लिए एक रिलेशन हो जाता है I² R। ठीक है, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर I R बराबर V होता है। ठीक है, और विभव दिया है यहाँ से, और साथ ही साथ P का मान भी दिया है। धारा का मान निकालना, धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करना है तो आसानी से यहाँ से R का वैल्यू रखिए, R का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा I², ये नीचे चला जाएगा तो R का मान होगा V/I, कटेगा तो एगो बच जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा I × V। अब P के लिए फॉर्मूला एगो हो गया, P बराबर हो गया I × V। तो I का एकड़ मान 100 दे दिया है, I का मान निकालना है, I का मान 250 दे दिया है। तो ये देखिए 25 के पहाड़ा में ये गया 4 बार में। ठीक, अब ये नीचे जाके भाग लगेगा तो I बराबर हो जाएगा 4/10 यानी 0.4, और 0.4 आप देख रहे हैं कि सही आंसर ऑप्शन बी में है, यानी 0.4। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। करें पदार्थ का सबसे छोटा कण। आप जानते हैं पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है अणु होता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण अणु होता है, और अणु जो होता है गोलाकार होता है।
इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन भी का मान दे दिया है। अभी क्वेश्चन बना 220 वोल्ट है और ये धारा का मान दिया है, ए एम्पियर है तो ये धारा हो गया, ये आई हो गया, भी दिया है तो पी निकालने के लिए होता है आई इंटू भी। तो यहाँ पे आई का मान रखिएगा 5/11 गुने ये 220, तो 11 दूना के 22, 2 बार में गया 20, 5 दूना के 10, तो यानी 100 हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति के लिए कौन सा रिलेशन सही नहीं है। अभी बताया एक रिलेशन P बराबर I²R, भी आई भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रिलेशन ठीक है I²R, और इसके बाद यहाँ पे आई भी ऑप्शन सी भी सही है, और ये वाला भी यानी देखने पर मान निकालने पर देखिए क्या निकल रहा है। जैसे आई का मान निकालिएगा तो आई आर इक्वल होता है भी, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लिया के रख दीजिएगा तो ये वाला भी मान सही है, यानी इसका जो होगा ना ये जो है IR² ये निरूपित नहीं करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से समझते हैं। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहे इतना वोल्ट है, भी का मान दे दिया है, ठीक है, वाट है, पी का मान दे दिया है, और यहाँ भी वाट प्रयुक्त है। तो कह रहा है कि इसका शक्ति क्या होगा। हम सब जानते हैं यहाँ P बराबर होता है I इंटू भी, तो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इस कारण से P1/P2 बराबर V1/V2 कर देंगे। तो P1 का मान देखिए यहाँ पे V1 का मान, P1 इसका मान दे दिया है 210/110 बराबर 100 P2, ये P2 निकलना है। तो ये 2 बार में गया तो ये कट जाएगा 50 बार में, यानी 50 वाट होगा। सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो गाइस इसका सही आंसर 55 का ऑप्शन सी हो रहा है। आप समझ रहे होंगे, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हम हिंट्स कर ही रहे हैं, आप कॉपी निकाल कर कैलकुलेट कर लीजिए, सही जवाब मिल जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोधकता को ना रो से सूचित किया जाता है, और रो बराबर होता है A/L इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि इसका मात्रक निकालिएगा तो आर का मात्रक ओम हो जाता है, एकड़ मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर, एगो मीटर से मीटर कट जाता है तो ओम मीटर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता हो चाहे विशिष्ट प्रतिरोध, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, याद रहेगा। चलेगा आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु, कई बार ये एग्जामों में पूछा है और पूछता रहता है। बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है जी, तो टंगस्टन एक धातु है, इसी का वो जो बल्ब का तंतु होता है फिलामेंट वो बना होता है। अब देखिए फ्यूज के तार जो होते हैं, जो फ्यूज घरों में बोर्ड के अंदर फ्यूज जो लगता है उसका तार किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, तो नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए 59 पर है, विद्युत परिपथ में एमीटर जो होता है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम से नियोजित किया जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम से नियोजित किया जाता है। तो इस तरह से सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक है, कोई छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक को धागे की सहायता से लटका दी जाती है उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण जो होगा दक्षिण उत्तर दिशा में ये लटकता है, हमेशा स्थिर होता है, व्यवस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 और 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कही जाती है। कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो इसमें बीच में मैग्नेट है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ जो दूसरा कोई पदार्थ किस बल का अनुभव करता है, चुंबकीय बल का, तो ये पूरा एरिया जो होता है ये एरिया चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस तरह से 61 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 62 नंबर देखिए, 62 सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने वाले निकोला टेस्ला साहब थे। तो निकोला टेस्ला साहब थे, जिस कारण से निकोला टेस्ला साहब थे, इसी कारण से विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही तार के निकट उत्पन्न है, किसी धारावाही तार के निकट क्या उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो इस तरह से आगे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहा का करोड रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि धारावाही परिनालिका जो होता है ना, कई बातों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, फिर से फेरों की संख्या पर, इन सभी बातें पर, तीसरी धारा के मान पर, इन सभी बातों पर यह निर्भर करता है। तो इस तरह से अगर नरम लोहा रख दी जाए तो इसकी मान बढ़ जाएगी। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन ए हुआ, बढ़ जाएगी।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 65 को समझते हैं। 65 नंबर कह रहा है विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत मोटर रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक बात बता देना चाहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप तो जनित्र का नाम सुने हैं, जनित्र को डायनेमो भी बोला जाता है, जनित्र या डायनेमो। अब यहाँ जनित्र और डायनेमो में आप देख रहे हैं कि यह है, ठीक है। इतना तो बात याद रखेगा कि जनित्र को डायनेमो कही जाती है और डायनेमो में यह है, तो यह होने की वजह से यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है जनित्र, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन मोटर का है, तो मोटर का जब क्वेश्चन है तो मोटर के क्वेश्चन होने की वजह से यहाँ पे इसका विद्युत मोटर जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हुआ। अब बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन का। अभी बताएं हम आपको विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला, ये विद्युत धारा की उत्पत्ति करने वाला जो युक्ति होता है वह जनित्र है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि जनित्र क्या करता है। जनित्र क्या करता है, तो जनित्र का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, जिस कारण से सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के बारे में माइकल फैराडे साहब बताए थे, जिसका आंसर सही आंसर ऑप्शन डी हुआ। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला माइकल फैराडे साहब, जिसका आंसर सही आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 69। आगे जो क्वेश्चन है 69 कह रहा है हमारे घरों तक पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा जो होती है वो कैसा होता है, एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। इसका आंसर सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे देखिए घरेलू परिपथ का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है, तो 220 होता है। घरेलू परिपथ का जो विभवांतर होता है वो कितना होता है जी, तो वो होता है 220। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्विच लगाए जाते हैं। जब भी स्विच लगाया जाता है तो स्विच का लगाने का जो स्विच को एडिंग किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, वो हमेशा गर्म तारों में ही इसको एडिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। गर्म तार में ही स्विच को जोड़ा जाता है। इसका आंसर सही आंसर ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार लगाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में जो फ्यूज का तार होता है उस तार को हमेशा श्रेणी क्रम संयोजित किया जाता है। जो फ्यूज का तार होता है उस श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। देखिए ये बिहार बोर्ड कई बार ये क्वेश्चन डाला है और पूछा भी है। कह रहा है कि लघु पतन, लघु को पतन का मतलब होता है शॉर्ट मारना, शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट मारता है तो क्या होता है, धारा वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। तो शॉर्ट मारता है तो धारा एकत्रित हो जाता है ना, उस समय बहुत अधिक धारा की मान बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसका आंसर सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरणों को लगाया जाता है। घरेलू जो होता है परिपथ, उसमें जो जितने उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस सभी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को समानांतर क्रम संयोजित किया जाता है। समानांतर क्रम संयोजित करने से होता क्या है कि जब किसी चीज़ को समानांतर क्रम संयोजित कर दिया जाता है, आमने सामने कर दिया जाता है, तो यहाँ धारा की मान बढ़ने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र कार्य करता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इस सिद्धांत पे ये कार्य करता है विद्युत जनित्र, ठीक है। इस तरह से इसका सही आंसर हो गया विद्युत जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
जब ये प्रेरण की घटना घटित होती है तब ये कार्य होता है, तब विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, जिस कारण से सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं गाइज। आगे कह रहा है कि डायनेमो किस प्रकार के धारा की प्राप्ति करता है? दोनों, विद्युत दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा। इस कारण से एसी डीसी दोनों जनित्र की उत्पत्ति करता है। डायनेमो जो होता है दोनों धाराएं की उत्पत्ति करता है, एसी और डीसी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमेशा नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, जिसका आंसर सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, चलिए आगे देखिए, ये 78 है। 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युत धारावाही सिद्ध परिनालिका के भीतर विद्युत क्षेत्र जो होती है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह सभी जगह पर क्या होता है? ऑप्शन ए सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है वो किस रंग का होता है? तो हरे रंग का। हरे रंग का आप देखते हैं आपके घर में अगर वायरिंग हुआ हो, चाहे कोई भी तार होता है, अगर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर का तार जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 को समझते हैं। कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में, जब बादल निकला हुआ हो उस दिन में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धूप वाला दिन कर सकते हैं, गर्मी के दिन पवनों के दिन कर सकते हैं, लेकिन कब नहीं कर सकते इसका उपयोग, सोलर सेल का उपयोग? तो जब बादलों वाला दिन होगी तब नहीं कर सकते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट हो रहा होगा। आगे बढ़िए, 81 नंबर क्वेश्चन को समझिए। जीव द्रव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। जीव मतलब जीवों द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन ऐसा है जो नहीं प्राप्त होता है जीवों द्वारा? तो पेट्रोल जीवों के कारण ही बनता है, जीवाश्म ईंधन है, गोबर गैस भी बनता है, कोयला भी बनता है, ये सब बनता है, लेकिन पेट्रोल ये जो नाभिकीय है ये नहीं बनता है। इस कारण से इसका सही जो आंसर हुआ, सही आंसर ऑप्शन सी हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी यानी नाभिकीय। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यहाँ 82 नंबर कि पवन विद्युत जनित्र पवन की चाल कम से कम होना चाहिए। जो पहाड़ी इलाकों में जो पवन चक्की चलता है, आप देखते हैं कि पिक्चरों में देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा पंखा पहाड़ी इलाकों में चलता रहता है, तो उसका कम से कम जो होना चाहिए स्पीड होना चाहिए 1.5 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आपके लॉजिक के ऊपर है। कहता है कि प्रकृति में यही है क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का, देखिए हम लोग को ना सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है जी? सूर्य से। सूर्य जो होता है पृथ्वी को ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है, ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्रकाश देता है, यह है सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, कर है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पदार्थ उसमें क्या हो? यूरेनियम हो, यूरेनियम की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि यूरेनियम जो होता है भारी धातु होता है। ठीक है, भारी तत्व है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है? अब नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत किसको माना जाता है? पवन चक्की को, जल पंप को, विद्युत जनित को, वायु संयंत्र को। यहाँ पे ये क्वेश्चन में डाउट है, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे समझते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है 86, निम्न में से किस देश को पवनों का देश बोला जाता है? तो डेनमार्क को पवनों का देश बोला जाता है, यानी यहाँ पे है जो ऑप्शन डी, सही जवाब ऑप्शन डी। पवनों का देश किसे बोला जाता है? तो डेनमार्क को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? ये भी देखिए क्वेश्चन सरासर गलती है, क्योंकि क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन गलती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, जो हमसे टाइपिंग होने में गलती हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 88 ऊर्जा विद्युत संयंत्र की किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो ये CNG को रूपांतरित करता है। ठीक है विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 89 कह रहे हैं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। आपको बता देना चाहते हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जेम्स प्रिस्कॉट जूल साहब थे, इसलिए इन्हीं के नाम पे ऊर्जा का ये सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है जी? जूल होता है, ऑप्शन बी।
आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन को समझिए थोड़ा। कह रहा है सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, इस तरह से 91 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा किया जाता है? तो न्यूट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन के द्वारा ही नाभिकीय विखंडन या संलयन की क्रियाएं होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए गाइस, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सेल बनाने में किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग जो होता है सोलर सेल के उपयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है जिसका संकेत होता है SI, ठीक है। इसका उपयोग जो होता है सौर सेल बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, और देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। सोलर कुकर में प्रयुक्त प्रायः कौन सा पेंट का उपयोग, कौन सा कलर का? तो काला। काला क्यों? काला इसलिए उपयोग में लाया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़िए, और इस तरह से अगर आपको साथ कोई दिक्कत हो रहा हो या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ताकि अगले बार से हम और इसमें जितनी हम प्रयास में लगे हैं मतलब और समझा सके, डीपली समझा सके आपको, ठीक है। तो विद्यार्थी आगे बढ़िए, और जितने भी हैं आपके भाई उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उन सबको बताइए कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरे आएँ और अच्छी तरह से क्लास 10 की तैयारी करें। तो विद्यार्थी आगे क्वेश्चन है 95, कह ईंधन, आदर्श ईंधन कौन सी गैस को उत्सर्जित करता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का ये उत्सर्जन करता है कौन? आदर्श ईंधन। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी, आगे क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। चलिए 96 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को, तो अवतल दर्पण है जो प्रकाश को क्या करता है? एक जगह केंद्रित कर देता है। फैलते हुए प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम कौन करता है जी? तो वो है अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 97 को समझते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अगर प्रकाश आपतन कोण यानी आपतन कोण यानी आई का मान दे दिया है, आई का मान हो गया, आर का मान हो गया, तो कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो म्यू बराबर हम सब जानते हैं स्नेल के नियम से कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे, साइन 90 डिग्री, नीचे हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान जो होता है म्यू बराबर हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये पलट के जाएगा तो 2 आ जाएगा 2.0। तो इसका अपवर्तनांक जो होगा 2.0 हो गया। अब समझिए 98, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, नॉमिकल क्वेश्चन है, इसको हम गाइडलाइंस करते हैं, कॉपी रख रहे हैं, कॉपी कलम है, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि 2.0 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु HO का मान दे दिया है ये। अब कह रहा है कि इतना एक वस्तु इतनी फोकस दूरी एफ का मान ये दिया हुआ है, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बनती है, विस्थापित होता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी भी का मान निकालना है, यू का मान दे दिया है यहाँ पे, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी 30 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि पानी और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है। अब कह रहा है कांच के सापेक्ष, सीधे यहाँ पॉइंट के ऊपर आता है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष मतलब कांच जो होगा नीचे होगा, तो कांच के नीचे होगा तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ दिया है 3/2, एक मान हो जाएगा 4/3। तो 3 उतर जाएगा, एक में 9 या 4 चला जाएगा ऊपर तो 8 हो जाएगा, यानी 8/9। लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, ध्यान से समझते हैं। और 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला हुआ नजर आता है, तो पूर्णांतिक परिवर्तन। पूर्णांतिक परिवर्तन की वजह से जो हवा का बुलबुला होता है वो चमकते हुए, हवा का बुलबुला चमकते हुए प्रतीत होता है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि जो पूर्णांतिक परिवर्तन की घटना जो होती है उस कारण से हीरा जो होता है अत्यंत चमकीला प्रतीत होता है, चमकते हुए प्रतीत होता है। साथ ही साथ पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण खेतों में दरार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये इसका सही आंसर जो हुआ ऑप्शन डी हुआ। तो विद्यार्थी ये कमेंट जरूर करें कि आपको ये पूरे वीडियो कैसे लगे, साथ ही साथ इसको शेयर करें। जितने भी विद्यार्थी जो 10th के अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 2023 में है, उन सभी विद्यार्थियों को बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे SCTS ग्रुप यानी मेहरा GS क्लासेज बाय अजीत सर के चैनल पे क्लास 10th क्लास 12 के प्रिपेरेशन के कोर्सेज चल रही है, ठीक है। इसको आकर वो सब अटेम्प्ट करें। और हाँ गाइज, तो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।